हेलो दोस्तों, माई सेल्फ उत्कर्ष शुक्ला अगेन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है और वेस्ट एशिया का क्राइसिस खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। अगर आप वेस्ट एशिया का क्राइसिस ऑब्जर्व करेंगे तो इस समय वहां पे तीन इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं। फर्स्ट हमास, सेकंड इजराइल, थर्ड हिजबुल्ला। अब ये तीन इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम ईरान भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है, हमें यह भी पता है। एट द सेम टाइम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है हिजबुल्ला हमास को लीड करता है ईरान थ्रू इट्स प्रॉक्सीज जो हिजबुल्ला और हमास हैं। ठीक है, अब इस क्राइसिस को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये चल क्या रहा है ऐसा हमारा वेस्ट एशिया में कि जो ये क्राइसिस है वो संभलने को नहीं आ रहा है, खत्म होने को नहीं आ रहा है। इट्स बीन मोर देन 1 ईयर, है ना। 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था इजराइलीज पे हमास के द्वारा, जो उन्होंने सेलिब्रेट किया था। कुछ लोग इसे बोलते हैं कि ये फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस था, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोगों के द्वारा ये बोला जाता है कि नहीं, ये फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, ये सोवेरेनिटी का एक्सरसाइज भी नहीं है, रादर देन ये टेररिस्ट अटैक है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी सेम लाइन पिच की थी कि वो अटैक को इंडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट अटैक की तरह ही ट्रीट किया था। खैर, अभी हमारा प्रोसेस है क्या, थॉट प्रोसेस का हमें कंसंट्रेट करना है कि ऐसा क्या चल रहा है वेस्ट एशिया में कि ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही। तो वन बाय वन हम कोशिश करते हैं तीनों एक्टर्स के बारे में समझने की। पहला एक्टर हमास। हमास का आई विल से उत्पन्न कैसे हुआ या ओरिजिन कैसे हुआ, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। जो हमास है वो एक रेजिस्टेंस फोर्स की तरह उभर के आया, और वो रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट? इजरायली के अगेंस्ट। एक कंसेप्शन है, एक आइडियोलॉजिकल स्कूल ये भी कहता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि इजरायली वहां पे एज अ सेटलर्स आए, उनका कोई स्टेट नहीं था, नेशन स्टेट नहीं था। देन दे फॉर्म्ड नेशन स्टेट, और वहां के जो ओरिजिनल पीपल थे, इंडिजिनियस पीपल थे, इट मींस फिलिस्तीनियंस, उनको उन्होंने कॉर्नर करना शुरू कर दिया, जैसा कि ये इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट आया। तो ये जो ऑफेंस था इजराइल की तरफ से या जो अटैक था, उन्होंने ये देखा कि ये अटैक हमारा डिफेंस था, और इजराइल ने ये आइडियोलॉजी अपनाई कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अब इससे क्या मतलब था इजराइल का? ऑफेंस का मतलब है आप जब हमला करें, और बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इसका मतलब आप आगे अपने होने वाले ऊपर जो हमले हैं उनको रोक दें। आप सामने वाले दुश्मन को इतना धराशाही कर दें, इतना नुकसान पहुंचा दें कि सामने जो आपके दुश्मन है वो दोबारा कभी हिम्मत ना करे, हिमाकत ना करे कि दोबारा इजराइल के ऊपर अटैक करे। तो इजराइल ने इसे ईगो इशू बना लिया है कि मैं बिल्कुल इराडिकेट कर दूंगा हमास को। अब इजराइल यहां पे दो चीजों से जा रहा है। फर्स्ट, उनके हॉस्टेजेस हैं जो अभी तक रिटर्न नहीं आए हैं, तो गुस्सा पब्लिक में है, रिवेंज का आई विल से वातावरण है इजरायली पब्लिक में। एट द सेम टाइम इजराइल को उस अटैक ने एक बहुत बड़ा मोटिव भी दे दिया हमास के ऊपर हमला करने का। और हमास का इशू ऐसा है कि हमास और फिलिस्तीनियन लोग एम्बेडेड हैं एक दूसरे में, मतलब हमास के लोग फिलिस्तीन के नॉर्मल लोगों के बीच में हैं। ऐसा नहीं है कि हमास एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और फिलिस्तीनियन लोग अलग हैं। तो जो नुकसान होता है वो आप देखेंगे ह्यूमन एंड लाइफ का भी होता है, जो नॉर्मल सिविलियन है वो भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमास के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है फिलिस्तीनियन स्टेट पीपल में भी, जो आम जनता है फिलिस्तीन की। क्यों? क्योंकि जो फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन था, जो फिलिस्तीन की लिबरेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पे उन्होंने ये अश्योर किया कि जैसा रिजल्ट पब्लिक चाहती है वैसा नहीं आया। उनके कुछ एक्शंस ऐसे रहे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ड्रिवन रह गए। अब सबसे बड़ा इशू है, एक तो ये इजराइल मानने को तैयार नहीं है, ऑफेंस को उसने बेस्ट डिफेंस बना लिया। सेकंड, हमास भी एक टाइम पे यही सोचता रहता है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की साइड से मदद नहीं मिलेगी, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और इस वजह से दोनों आइडियोलॉजी के बीच भयंकर टकराव है, तकरार है। एट द सेम टाइम यहां पे ये भी हो रहा है, जब दोनों आइडियोलॉजी एक्सट्रीम पे है तो नेगोशिएट करने के लिए सेम पेज पे नहीं आ रहे। एट द सेम टाइम अब जो हमारा ईरान है शिया बहुल
आई विल से देश है, शिया कम्युनिटी से, और हिजबुल्लाह विद इन द लेबनान जो अच्छी टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है, अच्छे रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहा है शोन अपनी एलिजियंस किसके साथ, ईरान के साथ। तो वो ये भी इमेजिन करता है कि लेबनान कोई अलग देश नहीं है, रादर देन लेबनान इज अ पार्ट ऑफ ईरान। अब इसकी वजह से इजराइल और ईरान के बीच में भी बहुत ज्यादा टकराव स्थिति है। और अगेन ये एक कंटेस्ट बन गया है कि ईरान इज इस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ इस्लामिक सुप्रीमेसी इन द मिडिल ईस्ट, और वो दिखाना चाहता है कि जो हमारे इस्लामिक कॉज के लिए, जो हमारा फिलिस्तीनियन कॉज है, जब एक आई विल से समर्थ देश जैसे यूएई, सऊदी साथ आके नहीं खड़े हैं, ये सिर्फ बातों से उसके साथ नहीं है, रादर देन अपने एक्शन से भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। तो अब ये जो सब चीजें फैक्टर्स चल रहे हैं वेस्ट एशिया में, इस पूरे इशू को कॉम्प्लेक्स कर दिया है। और एट द सेम टाइम ये जो अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, वो एक तरह से एक डेडिकेटेड डेट है। कौन सी डेडिकेटेड डेट? अगर आप लोगों को याद हो कि यौम किप्पुर वॉर हुई थी। अभी यौम किप्पुर वॉर क्या थी? अभी तक इजराइल बिफोर दिस वॉर वाज लाइक कि इजराइल को कोई नहीं हरा सकता मिडिल ईस्ट में। इजराइल अपने आप में एक ताकतवर देश है और ये प्रूव भी चल रहा था। लेकिन यौम किप्पुर वॉर ने कुछ चीजें ऐसे की जिसने इजराइल की वल्नरेबिलिटीज दुनिया के सामने रखी। अब जब कोई देश कमजोर दिखा तो बाकी लोगों को पता लगा जितनी हवा बना रखी है इजराइल ने, शायद उतनी ताकत नहीं है इसके पास, और जो ताकत है वो मोर और लेस यूएसए की बैकिंग है। इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, इजराइल के साथ वॉर हुई थी यौम किप्पुर वॉर 1973 में। 73 के इस वॉर में इजिप्ट और सीरिया साथ आए थे इजराइल के अगेंस्ट जो लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में इजराइल ने अग्री किया कि ठीक है, मैं अब एक हम अकॉर्ड साइड करते हैं जिसका नाम है आपका बेसिकली कैंप डेविड अकॉर्ड। अब इसमें अग्री किया कि जो सिनाई पेनिनसुला है वो हम दे देंगे इजिप्ट को वापस। इससे एक तो ये पता चला कि नेगोशिएशंस के टाइम पे इजराइल भी कुछ होने को तैयार है। तो ये एक वल्नरेबिलिटी की वजह से हो सकता है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में लग रहा हो हमास को कि यस, हॉस्टेज डील अगर हुई तो इजराइल शायद कहीं बैकफुट पे चला जाए। तो हो सकता है यौम किप्पुर वॉर की आई विल से प्रेसिडेंट सेट करना चाहता है हमास। और एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे इजराइल, तो वो भी कुछ कम नहीं है, उसका समय आ गया है कि वो लर्निंग इंप्लीमेंट करे। उसने भी यौम किप्पुर वॉर से लर्निंग ली होगी कि अगर मैं वल्नरेबिलिटी के टाइम पे नेगोशिएट किया तो हो सकता है मुझे कुछ ऐसी चीजों के लिए हाँ बोलना पड़ेगा जो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकती है, उसके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की ओर जा सकता है। इन द सेम मैनर इजराइल भी कॉशियस है काफी। ये भी एक रीजन है जिसका आई विल से लेना देना डायरेक्टली इस चीज बात से कि वॉर अभी चल क्यों रही है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों होती जा रही है। सीरिया ने भी पार्टिसिपेट किया था इस लड़ाई में, लेकिन जैसा कि हमें पता है सीरिया को इस लड़ाई से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, और इनफैक्ट अपनी जो गोलन हाइट्स हैं वो भी इजरायली हाथों में देना पड़ा। तो बट अगर आप सिग्निफिकेंस देखें तो पहली इजरायली अरब पीस ट्रीटी साइन हुई इन 1979 में। तो ये भी एक हम बोल सकते हैं कि इट वाज अ वेरी नाइस डिसीजन कि हमने एक पीस का माहौल बनाया, पीस का माहौल जिसे कहते हैं। तो क्या ये अटैक एक लॉन्ग लास्टिंग पीस का माहौल बना सकता है? क्योंकि कुछ चीजें हम उस डील की, हम कहेंगे कैंप डेविड अकॉर्ड की, एज वेल एज अरबिया इजराइल ट्रीटी की, पीस ट्रीटी की हम अपहेल्ड कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। तो ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? अब लेकिन आप देखें तो हमास ने भी एक सेम स्ट्रेटेजी इसमें आई विल से फॉलो की। इजिप्ट ने जब ये वॉर डिक्लेयर की थी तो इजिप्ट का पर्पस इजराइल से काफी ज्यादा लड़ाई करना नहीं था, रादर देन उसको डेसिमेट करना भी नहीं था, बस ये दिखाना था कि हाँ आपका भी नुकसान हो सकता है। और देखिए लड़ाई में अगर ये बात एक्सेप्ट कर ली जाए कि लड़ाई दोनों पक्षों की होगी तो नुकसान भी दोनों पक्षों का होगा। तो बहुत इजीली हो जाता है इस चीज को समझना कि यार नुकसान नहीं करते हैं और अपनी अपनी जगहों पे बैठते हैं, लेट्स सिट एंड हैव द डायलॉग, एंड दैट्स व्हाई
कैंप डेविड अकॉर्ड। अगर आपसे आपका कमजोर दुश्मन संधि करना चाहेगा, कंप्रोमाइज करना चाहेगा, तो शायद आप जल्दी ना करें। लेकिन अगर कोई सा भी ऐसा दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो नुकसान हर कोई अवॉइड करता है। वही बेसिक्स था इसका। तो क्या ये आई विल से ये जो यौम किपुर वॉर हुई सेम रेप्लिकेट होगी इन द रिसेंट टाइम, उसकी लर्निंग्स, या इजराइल उससे लर्निंग लेके कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है? यह भी एक रीजन हमें लेके जाता है कि ये लड़ाई आखिर क्यों नहीं रुक रही। बिफोर आई गो फर्दर, मैं आप लोगों को एक इनिशिएटिव और बताना चाहूंगा। श्री राम साईएस पे मैं डेली 10:30 AM पे आप लोगों के लिए लेके आता हूं डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल्स। उस सेशन में आई अश्योर कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स मैं वहीं दे देता हूं। एट द सेम टाइम सेम सेशन में मैं ये भी अश्योर कर देता हूं कि आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स बिल्कुल ना पढ़ने पड़े। एट द सेम टाइम आपको जो कीवर्ड्स मिलेंगे वो भी मिल जाते हैं। दिस इज हाउ आई विल से वी कीप गोइंग ऑन। चलिए अब देखते हैं आखिर क्यों नहीं रुक रही है हमारी लड़ाई। हमारा सारा फोकस जो करना है वो लड़ाई पे करना है अब, कि क्या फैक्टर्स हैं जो लड़ाई के लिए उकसा रहे हैं लोगों को। पहली चीज अगर हम गौर से इस पर नोटिस करें कि लड़ाई जब भी रुकी है उसमें ना इजराइल की सिर्फ मर्जी रही, ना सिर्फ ईरान की मर्जी रही, ना फिलिस्तीनियन की मर्जी रही। रादर देन जो हेजेमॉन्स होते हैं, हेजेमॉन्स मतलब जो इस ग्लोबल ऑर्डर को, रूल्स को चला रहे हैं, जैसे यूएसए, यूके, रशिया, बेसिकली ग्लोबल पावर, उनकी आई विल से इंटरवेंशन के बाद ही लड़ाइयां रुकी हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे इस चीज को, अभी हमारा सुपर पावर जो वर्ल्ड है, जो हमारी बड़ी कंट्रीज हैं, वो कहाँ उलझी हुई हैं। अगर आप देखें यूएसए, सबसे पहले यूएसए ने बोला कि राइट टू डिफेंस इजराइल के पास है, दैट इज हाउ इट इज। एट द सेम टाइम अगर आप देखें यूएसए को, तो वहां पे चल रहे हैं इलेक्शंस। अगर हमारे प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब कहते हैं नहीं इजराइल को प्रेशर बनाया जाता है, तो हो सकता है जो ज्यूइश लॉबी जो इलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अमेरिका के, वो ट्रंप साहब के साथ हो जाए और ट्रंप साहब कहे नहीं इजराइल को राइट टू डिफेंस है एंड व्हाटएवर इजराइल इज डूइंग इज राइट। अब इस कंटेक्स्ट को भी आपको समझना पड़ेगा कि एक कोई भी देश कैसे इन्फ्लुएंस कर देता है पूरे ग्लोबल अफेयर्स को। तो यूएसए इस टाइम इनएक्टिव स्टेज पे है। देन हम बात करते हैं अपने यूरोपियन यूनियन की, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है इस वेस्ट एशिया क्राइसिस से, तो वो यूरोपियंस का भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड रूट्स हैं जो एशिया से यूरोप जा रहे हैं, या आई विल से अदर ट्रेड रूट्स हैं, वो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस से इंपैक्ट हो रहे हैं। और ग्लोबल ऑयल प्राइस राइजिंग का तो सबको ही इशू है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर नॉट इन फेवर ऑफ एवरीवन, ठीक है। बट यूरोपियन नेशंस अपने डोमेस्टिक इकोनॉमिक इश्यूज में लेके घुसे पड़े हैं। एट द सेम टाइम इमिग्रेशन कंसर्न्स हैं। हमने देखा कैसे इटली ने डिपोर्ट किया, कैसे जर्मनी में हमने देखा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं लोकल्स वर्सेस इमिग्रेंट्स के बीच में। हमने देखा लंदन में कुछ प्रोटेस्ट मार्च किए गए हैं इंडिजीनियस पीपल के द्वारा, सो दैट इलीगल इमिग्रेंट शुड बी कर्ब्ड एंड दे शुड बी डिपोर्टेड बैक। तो ये बहुत मेजर इशू है जो अभी अपने आप डोमेस्टिकली इन नेशंस के हेड ऑफ द स्टेट्स को आई विल से ऑक्यूपाई कर रखा है। देन अगर हम चाइना को देखें, चाइना जो काफी टाइम तक वर्ल्ड्स नंबर 1 इकोनॉमी की तरह ग्रो किया, अब डाउन हो गया है। एट द सेम टाइम वन चाइना पॉलिसी को लेके भी वो बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा है। ताइवान से रिलेटेड अभी कल ही जीपिंग जी का बयान आया, आपने उन्होंने आर्मी को बोला बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर, और ये किस बैकग्राउंड में दिया कि ताइवान के साथ वॉर गेम्स, ताइवान के आसपास वॉर गेम्स, एट द सेम टाइम ताइवान असर्टिंग सोवरेनिटी। तो चाइना भी आप देखोगे तो ऑक्यूपाइड है। नाउ अनदर गुड नेशन विच हैज लिटिल लेवरेज वो है रशिया, जिसका मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा से है, लेकिन रशिया भी ऑक्यूपाइड है। एक तो वेस्टर्न डिप्लोमेसी में ऑक्यूपाइड है क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो वेस्टर्न और आई विल से रशिया के बीच में जो डिप्लोमेसी चल रही है वो कन्फ्रंटेशनिस्ट चल रही है रादर देन कॉपरेशन मोड में, तो रशिया भी ऑक्यूपाइड है। देन अगर हम जब बात करेंगे कि इंडिया जैसी कंट्री जिसका से बढ़ रहा है, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, बट क्या ये सॉल्यूशन एक कंट्री का है?
क्या ये सॉल्यूशन दो कंट्री का है? जब मल्टीपल अलाइनमेंट्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व हैं, तो ये ग्लोबल सॉल्यूशन मांगती है ये सिचुएशन। इसीलिए वेस्ट एशिया का क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। और इस क्राइसिस को रोकने के लिए ये स्टूडेंट लेड मूवमेंट, ये हैशटैग ट्विटर, ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट, आपको लगता है ऑल आइज ऑन राफा का कुछ ज्यादा इंपैक्ट रहा होगा वहां पे? आई गेस नो। इन सब पे बहुत कम इंपैक्ट रहता है, बहुत लिमिटेड इंपैक्ट रहता है। रादर देन मैं कहूंगा अगर इस इंपैक्ट को बढ़ाना है तो वी हैव टू फोकस अपॉन कि जो हमारे मल्टीनेशनल पीस इनिशिएटिव की ओर हम जाएं, जहां पे ना सिर्फ इंडिया इन्वॉल्व हो, यूएस, यूके, रशिया, जो भी ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जो भी ग्लोबल प्लेयर्स इस ग्लोबल ऑर्डर के रूल्स को तय करते हैं, वो सब के सब इन्वॉल्व हो। दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल दिस क्राइसिस इन द वेस्ट एशिया। इसके अलावा बाकी सब आई विल से एक खाना पूर्ति रहेगी। हमारे एज अ ह्यूमंस हमारा कोई रोल नहीं है इन वॉर्स को कर्व करने में। एंड फॉर्मेलिटी के नाम पे जब भी हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही रहता है। विद द एक्सपेक्टेशंस कि हमारी जो दुनिया की ताकतें हैं, जो ताकतवर देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, विल कम ऑन अ सेम पेज, क्योंकि एज प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज कि दिस इज नॉट द era of war, this is a time for peace and dialogue. On this note, I hope I was able to enlighten you on the topic West Asia crisis. Thank you very much. That's it. Chalo, all the best.